गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानसीधा एग्जाम बैरियर में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा पोषक पदार्थ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए, पोषक पदार्थों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पोषक पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे पदार्थों को पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के लिए, जो भी हम कार्य करते हैं, कोई भी जीव है, उसके संचालन एवं संपादन के लिए जो आवश्यक होते हैं डेली यूजेस के लिए, ऐसे पदार्थों को पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला, ऐसे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो एनर्जी देते हैं, वो होते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2, ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे विटामिन, लवण एवं जल। नंबर 3, ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। नंबर 4, ऐसे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। तो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के रेशो में मिलकर के बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कहने का मतलब है कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये 1:2:1 का होता है। इनका कॉम्बिनेशन उसको मिलाकर के जो पदार्थ बनाया जाता है उसे कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ये वैल्यू याद रखना कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड। ये नाम याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर किसी एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहला है मोनोसैकेराइड। कि मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइयोज। ये एक बार हरियाणा पुलिस के एक एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखना, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसैकेराइड। ग्लैक्टोज कौन सा है? मोनोसैकेराइड। मैनोज कौन सा है? मोनोसैकेराइड। ट्राइयोज कौन सा है? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड का आप याद रखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। उसके बाद देखिए, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है? समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से, कि 2 अणुओं के संयोजन से बनते हैं, उन्हें हम डाइसैकेराइड बोल देते हैं, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो आप याद रखेंगे कि माल्टोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? डाइसैकेराइड। सुक्रोज कौन सा है? डाइसैकेराइड। और लैक्टोज कौन सा है? डाइसैकेराइड। उसके बाद देखिए, इन्होंने कहा है कि समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से। तो देखिए, यहां पर ग्लूकोज दे रखा है और फ्रक्टोज दे रखा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाता है? सुक्रोज। ऐसे ही देखिए, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों समान हैं, तो यहां पर लिखा भी हुआ है या तो समान या भिन्न। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज। उसके बाद देखिए, यहां दे रखा है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज। तो आप याद रखेंगे कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? तो ये हैं डाइसैकेराइड। नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर का पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से मिलकर बनता है। जो पॉलीसैकेराइड होता है वो कैसे बनता है? मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से मिलकर के बनता है। आगे देखिए,
जैसे कि यह जल अपघटन पर बहुत सारी मोनोसेक्राइड इकाइयां देते हैं, जैसे कि स्टार्च। आगे ग्लाइकोजन, काइटिन इत्यादि। ग्लूकोज शरीर का ईंधन होता है, याद रखेंगे आप कि शरीर का ईंधन क्या होता है, ग्लूकोज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें, फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि फल शर्करा कौन सी है, तो फ्रक्टोज। डायरेक्ट याद रखेंगे, फल शर्करा का नाम क्या है, फ्रक्टोज, जो सभी शर्कराओं में सबसे मीठी होती है तथा फलों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा कि फलों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी शर्करा मौजूद होती है, तो कौन सी होती है, फ्रक्टोज। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, वो भी कौन सी है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखिए, सुक्रोज किस किस में पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है गन्ने के अंदर, चुकंदर के अंदर। उसके बाद देखिए, माल्टोज किस में पाया जाता है, अनाज के अंदर। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध के अंदर। आगे देखिए, जब एक मोनोसेक्राइड तथा एक डाइसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो पॉलीसेक्राइड का निर्माण होता है। आप याद रखेंगे, जब एक मोनोसेक्राइड तथा एक डाइसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो पॉलीसेक्राइड का निर्माण होता है। अब ये पॉलीसेक्राइड का निर्माण, मोनोसेक्राइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, जंतुओं के अंदर। जितने भी जंतु होते हैं उनमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ग्लाइकोजन। स्टार्च किस में पाया जाता है, पौधों में। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है, यह भी पौधों के अंदर पाया जाता है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या हैं, कि इसके कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य हैं जो कार्बोहाइड्रेट करता है। नंबर 1, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। क्वेश्चन आए कि न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में क्या सहायक होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण, जंतुओं में जो बाह्य कंकाल का निर्माण होता है उसमें भी कौन भागीदारी निभाता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, उसमें भी कौन हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, इसमें कौन कार्य करता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। शरीर के अंदर विटामिन सी का निर्माण करना, यह भी कौन कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। तो आप मुख्यतः याद रखेंगे, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत, कि किस किस में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलगम, शहद, चुकंदर, जैम, केला, आम, दूध आदि, इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए, जो भी व्यूअर नया है मेरे चैनल पर, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। नेक्स्ट देखिए, दूसरे नंबर का पोषक पदार्थ है प्रोटीन। पहले का था कार्बोहाइड्रेट, दूसरे का है प्रोटीन। तो प्रोटीन का देखिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जे वर्लिजियस ने। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो जे वर्लिजियस ने किया था। उसके बाद देखिए, यह अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। अगर पूछे कोई कि प्रोटीन क्या है, तो यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है प्रोटीन, कार्बनिक यौगिक। और किससे युक्त होता है, नाइट्रोजन से। कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बनता हुआ है, 20 एमिनो अम्ल से मिलकर के बनता है। उसके बाद देखिए, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। ये देखिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि शरीर के निर्माण के लिए या ऊर्जा के उत्पादन के निर्माण के लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो प्रोटीन। प्रोटीन को देह निर्माता भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि देह निर्माता क्या कहलाता है, तो प्रोटीन कहलाता है। उसके बाद देखिए, सोयाबीन और मूंगफली में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो सोयाबीन में, उसके बाद मूंगफली में। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अणु होते हैं। अभी क्वेश्चन है कि प्रोटीन क्या है। एक तो ये कार्बनिक यौगिक है
और नाइट्रोजन युक्त है। प्लस में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अणु होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखेंगे इस चीज को कि 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दे रखा है, जब एमिनो अम्ल की श्रृंखला में कोई दूसरा समूह पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ता है, कौन के बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ता है, तो कंजुगेटेड प्रोटीन का निर्माण होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, उसके बाद साइटोक्रोम या हेपेरिन। ये चीज आप याद रखेंगे। देखिए ये दे रखा है कि जब एमिनो अम्ल की श्रृंखला में कोई दूसरा समूह पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ेगा तो कंजुगेटेड प्रोटीन का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और हेपेरिन कैसे प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन है। उसके बाद देखिए और भी दे रखा है क्रेटिन, म्यूसिन आदि, हेपेरिन के बाद में क्रेटिन, म्यूसिन आदि। उसके बाद जब एमिनो अम्ल की श्रृंखला में एक से अधिक पदार्थ पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो इंसुलिन और फाइब्रिन बनते हैं। वहां पर था जब एमिनो अम्ल की श्रृंखला में कोई दूसरा समूह पेप्टाइड बंध से जुड़ता है, और यहां पर है जब एमिनो अम्ल की श्रृंखला में एक से अधिक पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो इंसुलिन का निर्माण होता है और फाइब्रिन का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दे रखा है सरल प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है सरल प्रोटीन, वे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं उनको सरल प्रोटीन बोल देते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि सरल प्रोटीन क्या होते हैं, जो केवल एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन्स, हिस्टोन इत्यादि। डायरेक्ट याद रखेंगे आप तीनों प्रोटीन के नाम कि हिस्टोन कौन सा प्रोटीन है, सरल प्रोटीन, ग्लोबुमिन्स कौन सा प्रोटीन है, सरल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन कौन सा प्रोटीन है, सरल प्रोटीन। प्रोटीन का नाम याद रखेंगे। दूसरा देखिए संयुग्मी प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या होते हैं, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं। संयुग्मी प्रोटीन क्या होते हैं, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ में क्या जुड़े होते हैं, समूह भी जुड़े होते हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। आप याद रखेंगे कि क्रोमोप्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, संयुग्मी, ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, संयुग्मी। ऐसे देखिए नेक्स्ट तीसरे नंबर का प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होता है, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि प्रोटियंस, पेप्टोन, पेप्टाइड आदि। याद रखेंगे कि पेप्टाइड कौन सा प्रोटीन है, व्युत्पन्न, पेप्टोन कौन सा है, व्युत्पन्न, प्रोटियंस कौन सा है, व्युत्पन्न। तो 3 प्रकार के प्रोटीन हमने पढ़े, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला पॉइंट, प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य कि प्रोटीन क्या कार्य करता है। देखिए पहला पॉइंट है आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, यह जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। तीसरा पॉइंट, यह कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं उत्तकों के निर्माण में भाग लेता है। बिल्कुल याद रखेंगे कि उत्तकों के निर्माण में क्या पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के लिए, प्रोटीन हम शारीरिक वृद्धि के लिए यूज करते हैं, जो जिम वगैरह जो लड़के जाते हैं या जो भी करता है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो किसका यूज करते हैं, प्रोटीन का। नेक्स्ट देखिए, इसकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। अगर प्रोटीन हम प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं तो शरीर का विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में, तो क्वासियोरकर या फिर मरासमस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन के गलत कुंडलन से बनने वाले प्रायों से मानव में क्रू तथा क्रूजफेल्ट जैकोब रोग हो जाता है, ये याद रखेंगे। यह संवहन में भी सहायक है। अगला पॉइंट, आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से प्रोटीन मिल सकता है,
देखिए दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, मछली, अंडा, पत्तेदार सब्जी, दूध, फल, सोयाबीन, पनीर, दही, ये सारी चीज़ें किसका सोर्स हैं? प्रोटीन का। तो आप इनमें अच्छे तरीके से प्रोटीन इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे लगा आपको ये सेशन? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये इसका पार्ट फर्स्ट था। इससे आगे 2 टाइप के और भी पोषक पदार्थ बच जाते हैं, उनका मैं दूसरे पार्ट में बनाने वाला हूँ। दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी। तो धन्यवाद, आप चैनल के साथ बने रहें। जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।